नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रवण कुमार है और जैसा कि हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि जो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील है, इस प्रिंसिपल का एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो उसमें अगर हम अभी करंट स्टेटस देखें तो जो प्रिंसिपल ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील है वो एक्सेप्शनल एंड ओनली एक्सेप्शनल केस में अप्लाई होता है। सो इस केस में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कुछ इंस्टांसेस जहां पर हम कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव अहेड एंड सी। So, दोस्तों, the circumstances under which the courts may lift the corporate wheel may broadly be grouped under the following heads. तो जैसे जो इंस्टांसेस जहां पर हम कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकते हैं उसके कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, ठीक है, और उनको हम दो सेट्स में या दो ग्रुप्स में उनको हम डिवाइड कर सकते हैं, और जिसका नाम है पहला कि अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजन एंड सेकंड वन इज अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि किस सेक्शन स्टैट्यूटरी मतलब क्या हुआ, किस कानून में या किस सेक्शन में कुछ बातें बताई गई हैं जिससे हम कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट कर सकते हैं। और दूसरा क्या हुआ? जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का मतलब कि कुछ ग्राउंड्स थे जिसको जुडिशरी ने एक्नॉलेज किया कि इस बेस पे हम कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट कर सकते हैं, तो उसको मतलब वहां पर कंसीडर किया गया है। तो देयरफॉर देयर आर टू सर्कमस्टांसेस जहां पर हम जो कॉर्पोरेट बिल है उसको लिफ्ट कर सकते हैं। ओके, और जो इसमें है पहले स्टैट्यूटरी एंड सेकंड वन इज judicial interpretation. So let's move ahead and study about these two categorization clearly. So instances of lifting of corporate bill under statute. तो स्टैट्यूट में क्या क्या सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं, इंस्टांसेस दिए गए हैं जहां पर हम कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो द कॉर्पोरेट बिल मे बी लिफ्टेड और पियर्स्ड अंडर सर्कमस्टांसेस एंड under certain instances, and some of these are explicitly given within the statute enabling the court to do the same. तो जो कॉर्पोरेट बिल है इसको लिफ्ट करने के लिए या इसको पियर्स करने के लिए कुछ इंस्टांसेस दिए हैं जो कि एक्सप्लिसिटली हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कानून हैं, उसमें दिए गए हैं। सो इसके रिगार्डिंग हम एक पहला केस देखते हैं जिसका नाम है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस जीसी ओटो सुमैथी एलआर, ठीक है, जो कि 1998 का जजमेंट है। और इसमें बताया गया कि द रूल दैट कोर्ट्स कैन लिफ्ट कॉर्पोरेट बिल ओनली व्हेन प्रोविजंस फॉर द सेम इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड विद इन द इंस्टीट्यूट बुक और ओनली इफ देयर आर एनी कंपेलिंग रीजंस या सिचुएशन। तो जो कॉटन कॉर्पोरेशन वाला जो केस था 1998 का, तो इसमें एक रूल लेट डाउन किया गया कि जो कोर्ट है वह तभी कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट कर सकता है जब या तो सेम चीज को एक्सप्रेसली इंस्टीट्यूट में या कानून में लिखा हो, या फिर ऐसा कोई कंप्लेंट सिचुएशन आ जाए, या वही बोले ना एक्सेप्शनल केस आ जाए, ठीक है, तब कोर्ट जाके कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट कर सकता है। ठीक है, सो जो ये था केस था वो क्लासिकल व्यू ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल को फॉलो करता है, क्योंकि जो क्लासिकल व्यू था उसी वही आज के करंट स्टेटस में फॉलो किया जा रहा है। क्योंकि क्लासिकल व्यू में कहा गया था कि जो क्या नाम है व्हील होगा कॉर्पोरेट व्हील, इसको तभी लिफ्ट कर सकते हैं जब कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस आ जाए या कोई कंप्लिंग रीजन उसके बिहाइंड हो। ओके, और उसको हम एज ए जनरल रूल नहीं मानेंगे। तो सेम चीज इस केस में हेल्ड हुआ। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी। सो द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग प्रोविजंस इनेबलिंग कोर्ट्स टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील। तो जो 2013 का कंपनी एक्ट है उसमें कुछ प्रोविजन दिए गए हैं जो हमें जो कोर्ट को इनेबल करते हैं टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी सेक्शन 7 सबसेक्शन 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो इसमें क्या है कि ऑफन कोर्ट्स लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल टू फिक्स लायबिलिटी एंड पनिश द मेंबर्स और डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। सेक्शन 7 सबसेक्शन 7 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स वन सच प्रोविजन where the incorporation of a company is effectuated by way of furnishing false information, the court may fix liability and for this purpose the court may lift the corporate bill. Okay, so इसमें क्या कहा गया कि जैसे जब कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, मतलब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर होती है, तो उस टाइम इसको रजिस्टर करा दिया जाता है या बनवा दिया जाता है बाई फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, मतलब गलत इंफॉर्मेशन देके उसका इनकॉर्पोरेशन करा दिया जाता है। तो यहां पर लायबिलिटी हेल्ड करने के लिए कोर्ट क्या नाम है कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट कर सकता है कि इसके पीछे कौन लायबल था। ओके, और जो सेकंड सेक्शन है वो है सेक्शन 251 सबसेक्शन 1। तो इट आल्सो इज अ पीनल प्रोविजन। द एक्ट आस्क फॉर द सबमिशन ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर द रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। Any who makes fraudulent applications is fixed with liability under this section. तो एक चीज है कि जो सेक्शन 251 सबसेक्शन 1 है, इसमें एक प्रोविजन दिया गया है कि
कि अगर कंपनी के नेम को रजिस्ट्रार ऑफिस से, ठीक है, हटवाना हो तो उसके लिए एक एप्लीकेशन सबमिट करना होता है। ओके, और अगर ऐसा कोई एप्लीकेशन फ्रॉडलेंटली अगर कोई भेजता है, ठीक है, तो उसकी लाइबिलिटी फिक्स करने के लिए कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट किया जा सकता है। ये दूसरा सेक्शन हो गया। और जो तीसरा है वह है सेक्शन 34 एंड 35। So of the act also enable the courts to lift the bill of incorporation to fix liability. When prospectus includes misrepresentations, the court may impose compensatory liability upon the one who misrepresented. तो सीधा सा मतलब है 234-235 भी, ठीक है, कोर्ट को इनेबल करती है कि वह जब भी प्रोस्पेक्टस कोई मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब क्या नाम है इंक्लूड करे, तो कोर्ट इंपोज कर सकता है कंपनसेटरी लाइबिलिटी जिसने इसे मिसरिप्रेजेंट किया है। तो यहां पर भी लाइबिलिटी फिक्स करने के लिए कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट किया जा सकता है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड एंड सी अनदर सेक्शन। सो सेक्शन 216 and 219, there might be instances where the investigator or the concerned authority of the government may have to look into the affairs of a company for the purpose of evaluating whether it is sham and the realities under its corporate will. Section 216 is the enabling provision to carry out the purpose for manifesting the same. The court may pierce the will and same is protected. Section 219 of the act also does the same. तो इसका मतलब इसमें ये है कि अगर ऐसा लगता है कि जो कंपनी है वो एक सैम है, मतलब कहने का मतलब बस खाली धोखाधड़ी है, बाहर से कुछ दिखाया जा रहा है, अंदर से कुछ चल रहा है, तो रियलिटीज जाने के लिए जो कोर्ट है वह जो कॉर्पोरेट बिल है उसको लिफ्ट कर सकता है। ओके, और जो कि 216 धारा 216 में दिया गया है, और उस सेम चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए 219 में बातें बताई गई हैं। ओके, सो लेट्स मूव अहेड एंड सी अनदर सेक्शन, दैट इज सेक्शन 3319। सो अनदर सेक्शन इज सेक्शन 339। द चांसेस ऑफ मेंबर्स रिजॉर्टिंग to fraudulent conduct is high, particularly during the course of winding up of a company. This is condemned under section 339. To evaluate the prospectus of the same, the bill may be lifted. तो इसमें क्या है कि जब जो धारा 339 इसमें बताया गया है कि जब कंपनी वाइंड अप होने वाली होती है तो इसके मेंबर्स के ज्यादा चांसेस होते हैं कि फ्रॉडुलेंट कंडक्ट को अपनाएं। ठीक है, तो इस चीज को सेक्शन 339 में कंडेम्न किया गया है। ओके, और क्या नाम है, प्रोस्पेक्टस को इवेल्युएट करने के लिए कंपनी विल को लिफ्ट कर सकती है। ठीक है, इस बात को सेक्शन 339 में बताया गया है। और सेक्शन 464 को पढ़ते हैं। सो सेक्शन 464, so section 464 of the Companies Act imposes penal liability on the members and directors of the company when the requirements of incorporation are not complied with. Incorporation brings with it added privileges, and therefore the law imposes preconditions on its enjoyments in the form of statutory compliances, the non-observance of which may attract liability. Thus, the factum of manifestation of same may be investigated into, and for the purpose the will may be lifted. तो धारा 464 का क्या बताया गया है कि कंपनी को, ठीक है, तो इसके इनकॉर्पोरेशन के टाइम कुछ रिक्वायरमेंट्स होता है जिसको मेंबर्स और डायरेक्टर को कंप्लाई करना है। ठीक है, और फैक्टम ऑफ मैनिफेस्टेशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो कॉर्पोरेट विल का प्रिंसिपल है इसको लिफ्ट किया जा सकता है। ओके, सो इस चीज को भी धारा 464 में बताया गया है। सो लेट्स मूव अहेड एंड बिसाइड्स कंपनीज एक्ट 2013, certain provisions of Income Tax Act and Foreign Exchange Regulation Act 1973 also enables the lifting of corporate will. तो दोस्तों जो कंपनीज एक्ट 2013 है, इसके अलावा भी इनकम टैक्स एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 भी इनेबल करता है कोर्ट को टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट बिल। तो ये सारे जितने मैंने डिस्कस किए ये सारे स्टैट्यूटरी प्रोविजन है जो स्टैट्यूट या लॉ में डिफाइंड है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो अदर कौन से इंस्टांसेस हैं जहां पर कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट किया जा सकता है और जो कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के द्वारा आया है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। सो इंस्टांसेस ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। तो अब जुडिशरी ने क्या इंटरप्रेट करके सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए हैं जहां पर हम कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट कर सकते हैं। सो द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट बिल एज ए कॉन्सेप्ट गॉट इवॉल्व पोस्ट सैलमॉन अंडर कॉमन लॉ। तो जो सैलमॉन वर्सेस सैलमॉन का केस था उसमें तो भाई सेपरेट लीगल एंटिटी की बात की गई थी कि क्या नाम है, जो कंपनी है वह एक कॉर्पोरेट पर्सन है और वह अपने मेंबर्स और डायरेक्टर्स से डिफरेंट है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट बिल है या प्रिंसिपल ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल है वह कॉन्सेप्ट सलमान वर्सेस सलमान कंपनी लिमिटेड केस के बाद कॉमन लॉ में इमर्ज हुआ है। ठीक है, इवॉल्व हुआ है। सो द क्लासिकल अप्रोच हैड आइडेंटिफाइड सर्टेन कैटेगरीज ऑफ इंस्टांसेस अंडर विच द व्हील ऑफ इनकॉर्पोरेशन में बी लिफ्टेड। दिस इंक्लूड्स द एजेंसी आर्गुमेंट, सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी आर्गुमेंट, फैकेट और सैम, इम्प्रोप्राइटी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एनमी।
तो जो क्लासिकल अप्रोच है उसके द्वारा कुछ इंस्टांसेस आइडेंटिफाई किए गए हैं कि जहां पर इनकॉर्पोरेशन को लिफ्ट किया जा सकता है या कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया जा सकता है। और इस जो इंस्टांसेस हुए हैं एजेंसी आर्गुमेंट, जो दूसरा हुआ है सिंगल इकोनॉमी एंटिटी आर्गुमेंट, तीसरा है फैकेट और सैम, और चौथा है इम्प्रोप्राइटी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी। तो ये सारे कुछ सर्कमस्टांसेस जो क्लासिकल व्यू के द्वारा अप्रोच के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है। ओके, सो इसके ऊपर भी बाय जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या नाम है व्हील को लिफ्ट किया जा सकता है। सो इट इज नोट वर्दी दैट सेम हैड बीन आइडेंटिफाइड इन एक्नॉलेज्ड इन द इंडिया टू। एक चीज और ध्यान देने की बात है कि जो एक क्लासिकल अप्रोच था वो किसके द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा किया गया था। तो इसको जो सेम चीजें इसमें एक्नॉलेज की गई हैं 5-6 कंडीशन या जो इंस्टांसेस जहां पर कॉर्पोरेट विल लिफ्ट किया जा सकता है, उस सेम चीज को एक्नॉलेज किया गया है इंडिया में भी। ओके, सो जितना ये चीज है 3-4 पॉइंट या 5-6 पॉइंट जिसके आधार पर, या इंस्टांसेस हैं जिसके आधार पर हम कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर सकते हैं बाय जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, उस सेम चीज को इंडिया में भी इंक्लूड किया गया है या एक्नॉलेज किया गया है। सो जो फर्स्ट केस है वह है जोन्स वर्सेस लिपमैन 1962 डिसीजन। सो एक क्लासिकल एग्जांपल है वेयर द बिल वाज लिफ्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। तो जो ये केस था जोन्स वर्सेस लिपमैन, इसमें फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट को मान के, जिसे इम्प्रोप्राइटी, जो एक कॉन्सेप्ट देखे ना इम्प्रोप्राइटी, इसको आधार मान के बिल को लिफ्ट किया गया था। तो देखते हैं कि इस केस में हुआ क्या था। इन दिस केस ए मेड अ सेल एग्रीमेंट विद बी, बट बिफोर इट्स कंप्लीशन ए ट्रांसफर्ड द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन टू a company created by him in which he and his clerk were the only directors cum members. This led to a litigation wherein the court found out that his action had malice tint attached to it, whereby that he tried to evade claims of specific performance. So जोन्स वर्सेस लिपमैन केस में ए ने बी से एक एग्रीमेंट किया कि ए बी को कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा या बेचेगा, बट बिफोर इट्स कंप्लीशन, लेकिन इसको मतलब एग्रीमेंट किया था सेल करने का, बट सेल करने से पहले इसने जो प्रॉपर्टी था इसको एक कंपनी को ट्रांसफर कर दिया, जो कंपनी इसके खुद के द्वारा क्रिएट की गई थी, एंड ए का जो क्लर्क था और ए खुद उस कंपनी के डायरेक्टर का मेंबर्स थे, मतलब डायरेक्टर भी थे और मेंबर्स भी थे, समझ लो। ठीक है, दिस लेड टू लिटिगेशन वेयर इन द कंपनी कोर्ट फाउंड दैट हिज एक्शन हैड मैलिस टिंट अटैच्ड टू इट, वेयरबाय ही ट्राइड टू इवेड क्लेम्स ऑफ स्पेसिफिक। तो देखो ए ने ऐसा क्यों किया था, ताकि जैसे वो बता देगा कि भाई कंपनी है, मैंने कंपनी को ट्रांसफर कर दिया है, तो मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्यों करूं, क्योंकि कंपनी भाई सेपरेट लीगल एंटिटी है, अब उसकी लायबिलिटी हो, कुछ करना हो करे। तो कुल मिला के जो ए यहां पर था उसने अपनी लायबिलिटी को हटाने के लिए जो उसके ऊपर क्लेम आता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, क्योंकि उसने एग्रीमेंट टू सेल किया था, तो उसको इवेट करने के लिए जो कंपनी को ट्रांसफर किया था, तो यहां पर भी बिल लिफ्ट हुआ था। ओके, इस ग्राउंड को फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट, जिसे इम्प्रोप्राइटी कहते हैं, इसको एज ए इंस्टांस ग्राउंड मान के कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट किया गया था। ओके, सो लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड नेक्स्ट वन। So in another case, that is INRE RG Films Limited 1953 decision, so identified the agency argument. तो इस केस में एजेंसी आर्गुमेंट को एक इंस्टांस माना गया कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट करने का। So in this case, an American production company decided to produce a film in India under the banner of a British company. तो इस केस में एक अमेरिकन प्रोडक्शन कंपनी थी जिसने डिसाइड किया कि वो इंडिया में एक फिल्म प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, और किसके बैनर के अंदर, ब्रिटिश कंपनी के बैनर के अंदर। When the application was made for its certification as a British production film, the application was rejected. लेकिन इन लोगों ने भाई कर कौन प्रोडक्शन आता, अमेरिकन प्रोडक्शन कंपनी कर रही थी, लेकिन किसके बैनर के अंदर कर रही थी, कंपनी ब्रिटिश कंपनी के बैनर के अंदर कर रही थी। तो जब इसने ब्रिटिश कंपनी के नाम पे, ठीक है, एप्लीकेशन फाइल किया सर्टिफिकेशन के लिए, तो इसको इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, और द कोर्ट इन दिस इंस्टांस applied the doctrine of lifting of corporate will to understand the intricacies of the issue. तो ये जब भाई इस केस को मतलब रिजेक्ट हुआ, मतलब एप्लीकेशन, तो भाई कोर्ट में गए, तो कोर्ट ने इस इशू को या इसमें जो इंट्रिकेसीज इन्वॉल्व है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट किया। द कोर्ट केम टू कंक्लूजन दैट द ब्रिटिश कंपनी वाज मेनली एन एजेंट एज द मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट केम फ्रॉम द अमेरिकन कंपनी, thus holding that stand taken by the certification authority was right. तो इसमें क्या देखा गया कि जो अमेरिकन कंपनी थी उसका सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट था इस प्रोडक्शन में, ठीक है। तो यहाँ मान लिया गया कि जो ब्रिटिश कंपनी है वह भाई एक एजेंट है, और मेन मालिक तो भैया अमेरिकन प्रोडक्शन कंपनी है, तो एजेंट के नाम से तो भाई आप सर्टिफिकेशन करा नहीं सकते। तो इसलिए यहां पर एजेंसी आर्गुमेंट को मानते हुए कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट किया गया था, और जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी थी उसके डिसीजन को कोर्ट ने राइट माना, ठीक है। तो ये चीजें थी इसमें। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी अनदर केस और अनदर कॉन्सेप्ट। सो कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट बी एन एनिमी और फ्रेंड। देखो एक कंपनी, ठीक है, एक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होने के लिए एक दोस्त या एनिमी नहीं हो सकती, बट इन इंस्टांसेस ऑफ वार it may become necessary to lift the veil to see whether the actions of the company is actually that of friend or enemy. लेकिन जब कोई वार सिचुएशन होता है तो उस टाइम ये मतलब बहुत नेसेसरी हो जाता है व्हील को लिफ्ट करने के लिए,
ताकि वो फाइंड आउट कर सके कि जो कंपनी का एक्शन है वो फ्रेंड वाला है या एनिमी वाला है, ठीक है, इसको आइडेंटिटी, दिस प्रिंसिपल ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी। तो देखो डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी भी एक मतलब ग्राउंड है जिसपे हम लोग कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट कर सकते हैं। सो दिस प्रिंसिपल ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी केम टू बी established in the case of Delmer Company Limited versus Continental Tire and Rubber Company 1916 decision है। So and in Canur Broch versus Canur 1940 decision, the court found out that the director having the de facto control of the company being the residents of the Germany, an alien country, allowing the proceeding of company would result in giving money to enemy country, thus the company was held to be an enemy, ठीक है। सो जो डायरेक्टर था इसमें, जो क्या नाम है, जो अनदर केस था, क्या नाम है इसका, कैनूर्स ब्रोच वाला केस, तो इसमें क्या पता चला कि जो डायरेक्टर है, जो जिसका डिफेक्टो कंट्रोल है कंपनी पर, वह एक रेजिडेंस है जर्मनी का, और एन एनिमी कंट्री अलाउइंग द एन एलियन कंट्री अलाउइंग द प्रोसीडिंग ऑफ कंपनी वुड रिजल्ट इन गिविंग मनी टू एनिमी कंट्री। और अगर कंपनी के प्रोसीडिंग को चालू रखा गया तो इसका मतलब होगा कि हम लोग एनिमी कंट्री को रुपया दे रहे हैं। सो दस द कंपनी वाज हेल्ड टू बी एन एनिमी, तो कंपनी को एक एनिमी हेल्ड किया गया और इसमें भी बिल को लिफ्ट किया गया, ठीक है। तो इसमें क्या ग्राउंड आया था, ग्राउंड माना गया था डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी। तो डेलमर कंपनी लिमिटेड और कैनूर्स ब्रोच दोनों में डिटर्मिनेशन एनिमी कॉन्सेप्ट पे, या इसको इंस्टांस मान के इस पे हमने नहीं, मतलब जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से कोर्ट्स ने बिल को लिफ्ट किया। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी अनदर स्लाइड। सो अनदर इंस्टांस जिसपे मतलब जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के द्वारा कोर्ट बिल को लिफ्ट कर सकता है वो है फैकेट और सैम। फैकेट और सैम रिफर्स टू दैट सिचुएशन वेयर व्हाट इज सीन ऑन द फेस इज नॉट द रियलिटी। फैकेट या सैम मतलब होता है सीधा सा सामने फिक्शन क्रिएट करके रखते हैं, ठीक है, मतलब कहने का मतलब बाहर से कुछ अलग दिखता है लेकिन जो दिखता है वो इंटरनली होता नहीं है, ठीक है। एक्सटर्नली कुछ दिख रहा है लेकिन इंटरनली कुछ दूसरा चल रहा है, इसका मतलब होता है फैकेट और सेम, ठीक है। रेदर इट इज द कॉन्ट्रेरी ऑफ इट। सो द केस ऑफ सुब्रा मुखर्जी वर्सेस भारत कॉकिंग कोल लिमिटेड, that is 200 decision, involved an issue with regard to a private coal company। तो यह जो इशू था एक प्राइवेट कोल कंपनी से संबंधित था। सो द कंपनी ऑन गेटिंग इंटीमेशन एज नेशनलाइजेशन ऑफ द कंपनी ट्रांसफर द इमोबल एसेट्स ऑफ द कंपनी टू द वाइफ्स ऑफ द डायरेक्टर। तो इसमें हुआ क्या कि जब पता चला कंपनी को, ठीक है, कि वह उसका नेशनलाइजेशन हो रहा है, तो उसने इमोबल एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया, किसको, जो वाइफ्स ऑफ डायरेक्टर थी उसको ट्रांसफर कर दिया। The court on lifting the bill of incorporation concluded that the transaction was not made in interest of the company but in the interest of director and therefore is a sham। तो इसमें हेल्ड हुआ कि देखो भाई, जो ये ट्रांसफर हुआ था इमूवेबल एसेट्स ऑफ कंपनी का उसके डायरेक्टर के बीबी के नाम पे, वह इंटरेस्ट ऑफ कंपनी में नहीं था बल्कि वह इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर था, therefore it is a sham। और इसको सैम या फैकेट को ग्राउंड मान के भी बिल को लिफ्ट किया जा सकता है, मतलब इस केस में ऐसा कंक्लूड हुआ। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी अनदर वन। इट इज नॉट बार्ड अंडर कॉर्पोरेट लॉ टू हैव ए सब्सिडरी कंपनी। एक चीज ध्यान रखना है कि कंपनी लॉ में कहीं भी सब्सिडरी कंपनी रखना डिसअलाउ नहीं है या बैन नहीं है, ठीक है। द होल्डिंग कंपनी मे और मे नॉट हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सब्सिडरी कंपनी। देखो जो सब्सिडरी कंपनी है उसके ऊपर जो मेन कंपनी है उसका क्या नाम है, कंप्लीट कंट्रोल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट द लॉ आइडेंटिफाइज सेपरेट लीगल एंटिटीज फॉर द बोथ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। इस इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट, इसको मतलब फैक्ट को अलग रखते हुए भी, इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट जो लॉ है वह दोनों को, सब्सिडरी और जो मेन कंपनी होल्डिंग कंपनी, उनको सेपरेट लीगल एंटिटी मानती है। बट एट टाइम्स ऑन लिफ्टिंग द बिल, लेकिन जब हम लोग व्हील लिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट पे आते हैं, इट हैड बीन फाउंड आउट दैट देयर माइट बी इंस्टेंसेस वेयर बोथ द कंपनीज में आइडेंटिफाइड एज ए सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी, ठीक है। तो एक चीज है, देखो इन जनरल क्या होता है कि देखो जो कॉर्पोरेट लॉ है उसमें सब्सिडरी कंपनी रखना मेन होल्डिंग कंपनी को बार नहीं है, और जो होल्डिंग कंपनी है उसका चाहे कंप्लीट क्या नाम है कंट्रोल हो सब्सिडरी कंपनी पे या ना हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और जो कॉर्पोरेट लॉ है, कंपनी लॉ है, इसे सब्सिडरी कंपनी को और होल्डिंग कंपनी को दोनों को हम लोग सेपरेट लीगल एंटिटी मानते हैं। बट लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन अराइज होता है जब कॉर्पोरेट बिल लिफ्ट होता है, ठीक है, तो इस इंस्टांसेस में हम कई बार इन दोनों को एज ए सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी मानते हैं। सो इसके रिगार्डिंग केस देखते हैं। इन मर्केंडाइज Transport Limited versus British Transport Communication, this is 1982 decision। A transport company made application for licenses and on rejection of the same they made application in the name of its subsidiary company। तो इसमें क्या है कि एक कंपनी थी, ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, उसने लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक एप्लीकेशन लिखा, एप्लीकेशन फाइल किया, लेकिन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया और उन्होंने दूसरा एप्लीकेशन अपने सब्सिडरी कंपनी के नाम पे किया। द कोर्ट फाउंड आउट दैट सब्सिडरी कंपनी कंडक्टेड नो बिजनेस नॉर हैड एनी इनकम। लेकिन कोर्ट ने फाउंड आउट किया या उसको पता चला लिटिगेशन के टाइम कि जो सब्सिडरी कंपनी है वो कोई भी बिजनेस कंडक्ट नहीं करती, उसके पास खुद का
कोई इनकम नहीं है। द सेम वॉज क्रिएटेड मेयरली टू ऑब्टेनिंग द लाइसेंसेज एंड देयरफॉर बोथ द कंपनीज वर एक्टिंग टुवर्ड्स ए कॉमन कॉज। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि देखो दोनों जो हैं, जो कंपनी है सब्सिडरी कंपनी, बस देखो उसका खुद का बिजनेस था नहीं, उसका खुद का मनी नहीं था, तो क्या हुआ, कहने का मतलब बस इसमें क्या है, कंपनी केवल मेयरली ऑब्टेन की गई, सॉरी कंपनी जो थी केवल बनी थी ताकि जो लाइसेंस है उसे ऑब्टेन किया जा सके। इसलिए दोनों जो कंपनीज हैं वो एक्ट कर रही थी एक कॉमन कॉज की तरफ, ठीक है। दस दे वर आइडेंटिफाइड एज अ सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी। तो इसलिए इन दोनों कंपनीज को एक सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी माना गया। तो इस केस में भी क्या नाम है, जो यह चीज है भी सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी के टाइम भी हम लोग नहीं, मतलब कोर्ट कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट कर सकता है ताकि आइडेंटिफाई कर सके कि यह एक सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी है कि नहीं है। एंड इन अनदर केस जेबी एक्सपोर्ट लिमिटेड वर्सेस बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड 2007 डिसीजन, इसमें भी सेम प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई किया गया। सेम मतलब कौन सा प्रिंसिपल, सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी सम अदर कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू सेम। इसमें क्या देखेंगे कि इंस्टांसेस ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन इवॉल्व अंडर इंडियन जूरिस्प्रूडेंस। अब क्या है कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल को ही जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के अंडर ही जो इंडियन जूरिस्प्रूडेंस के अंडर कुछ सर्कमस्टांसेस को माना गया है या कहा गया है कि वहां पर हम लोग क्या नाम है व्हील को लिफ्ट कर सकते हैं, उसको हम इसमें पढ़ेंगे। सो जो पहला केस है वह है री डिंसो मैनेक्जी पेटिट, जो कि 1927 का केस है। सो ए वेल्दी मैन एंजॉयिंग लार्ज डिविडेंड एंड इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम फॉर्म्ड 4 कंपनीज। तो एक बहुत अमीर आदमी था और जो कि बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में डिविडेंड और इंटरेस्ट अपने इनकम से अर्न कर रहा था। तो उसने 4 कंपनीज को बना दिया एंड ट्रांसफर्ड ऑल ऑफ हिज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स टू द कंपनीज। और इसने सारा जो इंटरेस्ट था और डिविडेंड्स था इन चारों कंपनी को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। द कंपनीज हैड नो अदर बिजनेस एंड ट्रांसफर्ड बैक ऑल इन्वेस्टमेंट मेड टू एसएससी बाय वे ऑफ प्रिटेंडेड लोन्स। तो अब भाई देखो जो ये कंपनी 4 बनाई गई थी उनका कोई खुद का बिजनेस तो था नहीं, तो उसने फिर से लोन के तौर पे क्या नाम है एसएससी को जिसने दिया था उसको लौटा दिया, ठीक है। एसेंशियली फॉलिंग अंडर द फैकेट एंड इम्प्रोप्राइटी। द कोर्ट हेल्ड दैट सेम वाज डन टू इवेड टैक्सेस अपॉन लिफ्टिंग द व्हील। तो कोर्ट ने कहा कि यह जो किया गया था वह टैक्स को इवेड करने के लिए किया गया था, क्योंकि इस आदमी ने एक दूसरा कंपनी इसलिए फॉर्म किया ताकि देखो जो दूसरा कंपनी 4 कंपनी फॉर्म हुई थी वो चारों कंपनी तो भाई अपना बिजनेस रन नहीं कर रही थी। अब व्यक्ति ने कंपनी को रुपए दिए, कंपनी ने फिर व्यक्ति को लौटा दिया किस रूप में, लोन के रूप में। तो बस ये व्यक्ति इसलिए ट्रांसफर किया था चारों कंपनीज को जो उसने खुद बनाए थे ताकि वह टैक्स को इवेड कर सके। तो अगर जहां पर इवेजन ऑफ टैक्स भी होता है, टैक्स को इवेड किया जाता है अंडर फैकेट एंड इम्प्रोप्राइटी, तो वहां पर भी बिल को लिफ्ट किया जा सकता है, जो कि इस केस में हेल्ड हुआ। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी अनदर केस दैट इज द वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड भावनगर वर्सेस द एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर। सो दिस इज 1986 डिसीजन। सो 1986 का डिसीजन। सो द कंपनी इन क्वेश्चन क्रिएटेड अ फुली कंट्रोल्ड सब्सिडरी कंपनी विच परफॉर्म्ड नो बिजनेस बट रिसीव्ड डिविडेंड्स फ्रॉम द प्रिंसिपल कंपनी। तो जो क्या नाम है इसमें था, सो इस केस में जो कंपनी थी उसने एक पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखने के लिए और रखते हुए एक सब्सिडरी कंपनी को बनाया जो कि कोई भी बिजनेस परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन वह प्रिंसिपल कंपनी मतलब मेन कंपनी जिसने उसे फॉर्म किया था उससे डिविडेंड्स रिसीव कर रही थी, ठीक है। द कोर्ट अपॉन लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट बिल केम टू कंक्लूजन दैट दिस एक्शन वाज परपोर्टेड in order to split the dividends so that a reduced bonus amount may be given to the employees. This was found as an act in order to avoid a welfare legislation and same was identified as a valid ground for the lifting the corporate bill. तो इसमें क्या कहा गया कोर्ट के द्वारा कि क्या नाम है जो मेन कंपनी थी उसने सब्सिडरी कंपनी इसलिए बनाया था ताकि उसको जो डिविडेंड्स है उसको चले जाएं और कंपनी के ऊपर कम लायबिलिटी आए या जो उसके द्वारा बोनस अमाउंट पे करना है एम्प्लॉयज को वो कम हो जाए। तो यह एक एक्ट था टू अवॉइड अ वेलफेयर लेजिस्लेशन, और अगर ऐसा होता है तो यह एक वैलिड ग्राउंड होगा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील या इनकॉर्पोरेशन। सो दिस वाज हेल्ड इन दिस केस, ठीक है। तो क्या नाम है टू अवॉइड अ वेलफेयर लेजिस्लेशन को भी एक वैलिड ग्राउंड माना गया। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी लास्ट ग्राउंड। सो इन केसेस ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस ए कोर्ट इज एंटाइटल्ड टू लिफ्ट द व्हील ऑफ कंपनी या कॉर्पोरेट एंटिटी एंड पे रिगार्ड टू द इकोनॉमिक रियलिटीज बिहाइंड द लीगल फैकेट। तो एक और ग्राउंड है जो है केसेस ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस। अगर ऐसा कुछ आता है तो कोर्ट एंटाइटल है कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट करने के लिए ताकि वह पता कर पाए कि जो लीगल पैकेट है उसके पीछे की क्या इकोनॉमिक रियलिटीज हैं।
So in case of Santanu Ray versus Union of India 1989 decision, so the company was alleged of violation of section 11 of Central Excise and Salt Act. The court went on hold that corporate will could be lifted to know which of the director was concerned with the evasion of excise duty for the reason of fraud, concealment or willful misrepresentation or suppression of facts. तो इस केस में हेल्ड हुआ, इस केस में ऐसा था कि मतलब जो सेंट्रल एक्साइज एंड साल्ट एक्ट का सेक्शन 11 है उसको वायलेट किया गया था, ठीक है। तो इस केस में भी कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट किया गया ताकि वह जान सके कि किस डायरेक्टर ने मतलब एक्साइज ड्यूटी के इस सेक्शन को या इस रूल को या इस लॉ को इवेड किया है, ठीक है, बाई चाहे जिस तरीके से किया हो, चाहे फ्रॉड से ऐसे जैसे भी, ठीक है। तो उस इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने के लिए कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट किया गया। दोस्तों केसेस ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस भी एक ग्राउंड है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी अनदर वन, दैट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एज आइडेंटिफाइड इन। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी एक ग्राउंड है, ठीक है, इंडिया में क्या नाम है कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट करने के लिए। सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एज आइडेंटिफाइड इन ज्योति लिमिटेड वर्सेस Kanwaljit Kaur Bhasin 1987 decision is another identified ground to lift the corporate bill. In this case, a firm of two partners agreed to sell property which got cancelled in a subsequent stage. अब तो एक फर्म था जो दो पार्टनर के द्वारा का था, जिसमें दो पार्टनर थे, उन्होंने एग्रीमेंट किया एक प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए जो कि सब्सिक्वेंट स्टेज पे कैंसिल हो गया। सो दिस वाज फॉलोड बाय लिटिगेशन वेयरइन द कोर्ट गेव एन इंजंक्शन ऑर्डर रिस्ट्रेनिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन विद रिगार्ड टू प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन। तो अगर जब एक कोर्ट में गया है मामला तो कोर्ट ने इस पे इंजंक्शन का ऑर्डर दिया कि इसको इससे रिलेटेड कोई भी या ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन रोक दिया जाएगा, ठीक है। बट द कंपनी वेंट ऑन एंड फ्लाउटेड ए प्राइवेट कंपनी इनटू सेल, लेकिन कंपनी ने एक प्राइवेट कंपनी को इसे सेल कर दिया। इट वाज हेल्ड दैट ऑन लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट बिल इट कुड बी डिसिफर्ड दैट द कंपनी वाज प्रमोटेड सोनली बाय रिस्पोंडेंट्स एंड देयरफॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी वर दैट ऑफ मेयरली द टू। लेकिन इसमें हेल्ड हुआ कि जैसे देखो जो कंपनी है इसे प्रमोट किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, यही दो रिस्पोंडेंट के द्वारा, ठीक है, और जिसमें इन्हीं दो लोगों का जो इंटरेस्ट था वह वेस्टेड था, ठीक है। इसलिए 10 सेल अमाउंटेड टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ने मेंबर्स वर मेड लायबल। तो इसमें जो माना गया कि जो इस भाई इन्होंने सेल कर दिया प्रॉपर्टी का, ठीक है, जो इंजेक्शन ऑर्डर था उसको ना मानते हुए, तो इसलिए उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए हेल्ड किया गया, हेल्ड लायबल किया गया, या मतलब लायबल हेल्ड किया गया, ठीक है। तो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये भी एक ग्राउंड है कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट करने को। तो मुझे लगता है कि आपको जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और इंस्टीट्यूट वाले दोनों प्रोविजन समझ में आ गए होंगे कि इसमें बहुत सारे इंस्टेंसेस के बारे में हमने बात किया कि किस किस केसेस में हम कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसीलिए आपने यहाँ तक देखा, और देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।